लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चंस इसमें और आएंगे अभी, एक दो डेफिनेशन और हम लोग देख लें पहले, जिससे कि थोड़ा कंबाइंड क्वेश्चन बने। तो नेक्स्ट हेडिंग इसमें डालना, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज वेक्टर एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब दोनों को ही वी लिखते हैं, बस ये है कि वेलोसिटी है तो उस पर ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे, स्पीड है तो वैसे ही छोड़ देंगे उसका सिंबल। ठीक है, तो नीचे इसका लिख लेना क्या है। एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड होगी डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में ऊपर आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एस वेक्टर लिख सकते हैं एंड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सिंपल। एंड एवरेज स्पीड क्या बनेगी इसी तरह से, एवरेज स्पीड का जो डेफिनेशन है वो डिस्टेंस से आएगा। एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड उसको हम सिंपली डेल्टा एस लिखते हैं अगेन अपॉन टोटल टाइम टेकन यानी डेल्टा टी। देखो ध्यान से, ये दो फॉर्मूले हमारे पास और आए निकल के। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी नोट कर लो। और इसी से रिलेटेड और एक दो बातें हम लोग लिख सकते हैं नीचे। जो बात हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बोली थी वो यहाँ भी बोल सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड होगी वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी, बोल सकते हैं। फिर अगर ये बोला जाए कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल कौन से मोशन में होंगे, क्या आंसर करोगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। हाँ, जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम बनेगा, स्ट्रेट लाइन मत बोलना, बस मैं ये कह रहा हूँ। तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल मोशन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था एग्जांपल, अगर मान लो पार्टिकल आगे गया और उसी लाइन को फॉलो करता हुआ वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। जी अच्छा, और एक थर्ड पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, एवरेज स्पीड ऑलवेज lies between maximum and minimum speeds during the motion, but magnitude of average velocity, can also be less than, magnitude of average velocity can also be less than minimum speed during the motion। लिखो जरा इस लाइन को, पढ़ो ध्यान से और मुझे बताओ कि समझ में आई क्या, क्या मतलब हुआ इस लाइन का। स्पीड से तो हो ही सकती है एवरेज वेलोसिटी। लिखा इसमें ये है कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड के बीच में ही आएगी। कहने का मतलब है कि एवरेज स्पीड जो है वो मिनिमम से कभी कम नहीं होगी
और मैक्सिमम से कभी ज्यादा नहीं होगी। एवरेज है, एवरेज स्पीड है तो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही होगी। लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो मिनिमम स्पीड से भी कम हो सकती है। तो कोई एग्जांपल दोगे मुझे, कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें एवरेज वेलोसिटी मिनिमम स्पीड से भी कम हो जाए? सर जिसमें डायरेक्शन चेंज हो जाए। हाँ, डायरेक्शन तो चेंज हो ही जाए। सर डायरेक्शन मतलब सर एकदम ऑपोजिट हो जाए। हाँ, बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल, ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है, क्यों भाई, अगर कोई पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है और पॉइंट ए से घूम के वापस पॉइंट ए आ जाए, ठीक है ना, तो इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या कहेंगे, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो उसका एवरेज वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या जीरो बनेगा ना? यस सर, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। जबकि पार्टिकल कहीं रुका तो है ही नहीं, हमेशा चल ही रहा है। तो यस ऐसा सर। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी कम भी पॉसिबल है, बस इतनी बात छोटी सी ध्यान रखना। सर हाँ बोलिए। सर एवरेज वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी से का मतलब तो नहीं हो सकता। एवरेज वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी से कम हो गई ना भाई, इस पूरे पार्टिकल में जब ये चल रहा है इस पाथ पे तो उसका वेलोसिटी हर जगह है ना सेम, कुछ ना कुछ मान लो बदल रही है या कम है या ज्यादा है, कुछ भी है, बट पार्टिकल रुका तो कहीं भी नहीं ना, हमेशा चल ही रहा है। लेकिन अगर हम एक पूरा चक्कर लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो बोलेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी। Yes. लेकिन सर जब वो इनिशियली ए पॉइंट पे था आवाज क्लियर नहीं आ रही है उससे आप। जीरो के इनिशियली जहाँ पे था फिर आगे, सर तब भी उसकी वेलोसिटी जीरो तो होगी। अरे जीरो क्यों होगी, चल रहा है कंटिन्यूअसली, चल ही रहा है, वो रुका नहीं है कहीं पे भी, जीरो कहाँ है वेलोसिटी उसकी? सर इनिशियली ए पे था तो सर डिस्प्लेसमेंट जीरो था। अरे ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि जब तुमने उसको देखना शुरू किया तब वो ऑलरेडी मूविंग था? हाँ मूविंग था लेकिन सर हमने ए पॉइंट से निकलना चालू किया। बेटा आपकी आवाज भी अच्छा ठीक ठीक नहीं आ रही है और डाउट भी तुम एकदम एब्सर्ड पूछ रहे हो, तो अभी थोड़ी देर शांत रहो। आवाज भी नहीं क्लियर आ रही, क्या बोल रहे हो? ठीक सर ठीक। ठीक है, नेक्स्ट साइन डालो इसमें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो एवरेज वर्ड और इंस्टेंटेनियस वर्ड में हमें फर्क समझना है। एवरेज वर्ड का मतलब होता है इन एन इंटरवल, और वो इंटरवल बड़ा हो सकता है। ठीक है, एवरेज वर्ड का मतलब है कि वो इंटरवल बड़ा हो सकता है, बड़ा इंटरवल है। ठीक है, जबकि इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब होगा कि हम उस इंटरवल को एकदम छोटा करते जा रहे हैं। समझना ध्यान से, एवरेज का मतलब है कि इंटरवल इंटरवल डेल्टा टी इज लार्ज, लार्ज बोलो या फाइनाइट बोलो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होगा, इंस्टेंटेनियस का मतलब होगा कि ये जो डेल्टा टी है ये टेंडिंग टू जीरो हो। तो देखो डेल्टा टी अगर टेंडिंग टू जीरो होगा तो ये डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज वेरी स्मॉल इंटरवल। तो देखो समझा ये रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ, जैसे एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमें निकालनी है अगर किसी भी पार्टिकल की, तो हम लोग करते तो वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं ना। अब जैसे तुमने देखा होगा मोटरसाइकिल स्कूटर या कार, उसमें जो सामने ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर जो उसकी स्पीड बताता है, तो वो जो नीडल हमको स्पीड बता रही होती है 20 किलोमीटर पर आवर, 25 30 40, वो बेसिकली कौन सी स्पीड होती है? वो एवरेज स्पीड होती है या वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है? सर वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो बेसिकली वो जो मीटर है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट कैसे कर रहा है?
ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो वो कैलकुलेट कर एवरेज वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से ही रहा है। एवरेज वाली वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में ही अगर हम इंटरवल को इतना छोटा कर दें कि वो डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाए, dt में, ऐसे समझो, अगर डेल्टा टी कन्वर्ट हो रहा है dt में, तो उसी तरह से डेल्टा एस वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा ds वेक्टर में, समझ रहे हो? तो यहां से एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं ds अपॉन dt। अगर हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से लिखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी को अगर हम लोग उसमें डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 का लिमिट लगा दें, कैलकुलस पढ़ते हो ना, तो जो हमको फंक्शन मिलेगा फाइनली वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। ये है, ये बात समझ में आई है नहीं? इंटरवल 0 वाली बात। इसी तरह से अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होगा लिमिट ऑफ एवरेज स्पीड जिसमें डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर रहा है, एंड इट विल बिकम ds अपॉन dt। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ऊपर वाले को इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, या तो हम इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड बनता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी बनता है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वाले में डेल्टा टी छोटा करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनेगा, और डिस्टेंस वाले में छोटा करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बनेगा। लेकिन हमको मालूम है कि बट फॉर स्मॉल इंटरवल dt, क्या dt इंटरवल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होते हैं? क्यों, मालूम है ना ये बात? Yes, sir. अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड और वेलोसिटी भी आपस में इक्वल होंगे। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग कैलकुलेट होके आएंगे, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, जबकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है ना? मतलब जैसे लिखा हुआ है, वेलोसिटी की वैल्यू लिखी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। तो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ये एक तरह से क्या है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड ही तो है। Yes, sir. तो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं स्पीड और इनटू वेलोसिटी का डायरेक्शन। सर आपने ds by dt को रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही कर लो इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, देखो इसमें नोट करके फर्स्ट पॉइंट में देखो, पोजीशन वेक्टर को हम लोग आई कैप जे कैप में क्या लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मालूम है ना? और अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी ds अपॉन dt लिखो, या इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखो।
तो अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखो ध्यान से, क्या ये dx अपॉन dt आई कैप प्लस dy अपॉन dt j कैप बनेगा, और इसी को हम लोग लिखते हैं vx आई कैप प्लस vy j कैप। तो ये तो हो गई वेलोसिटी। तो अगर हमें स्पीड चाहिए तो क्या करना होगा बताओगे? स्पीड कैसे आएगा? तो स्पीड का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब ये बताओगे कि ये जो वेक्टर लिखा हुआ है तुम्हारे सामने vx आई कैप प्लस vy j कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो भाई √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो हमें मालूम है वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो ये स्पीड हो जाएगी। स्पीड और वेलोसिटी में इतना ही फर्क है। ठीक है, vx और vy क्या कहलाते हैं? vx को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और vy को बोल सकते हैं y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये तो हमें वेक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा ही था। फिर इसमें हमसे पूछता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका मतलब होता है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है ये किस डायरेक्शन में है। तो अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस में सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये बताना होगा कि उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का रेशियो क्या है, उससे ये थीटा निकलेगा। तो डायरेक्शन का मतलब होता है tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स vy अपॉन vx। ये भी क्लियर है? बताओ। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स vy अपॉन vx। जहां पे कोई स्टेप ना समझ में आए बताना तुरंत, क्योंकि फॉर्मूले कई सारे हैं इसमें। काइनेमेटिक्स समझ लो एक तरह से कि मैथ्स ज़्यादा है, फिजिक्स कम है। फिजिक्स बस ये है कि थोड़ा विजुअलाइज होगा, बट काइनेमेटिक्स इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट में अब देखो, जैसे हम लोग लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt। तो देखो इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ds इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू dt। और अगर हम इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का मेथड आ गया वेलोसिटी से, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dt। अभी तुम फॉर्मूला लिखते जाओ, क्वेश्चंस आते जाएंगे तो और क्लियर होगा यूज कैसे करना है। इसी तरह से अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखते हैं हम लोग ds अपॉन dt। तो यहां से इसको लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू v dt, और स्पीड को हम लोग क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो वहां से डिस्टेंस निकालने का एक मेथड आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड v dt। ठीक है ना, डिस्टेंस इज इंटीग्रल ऑफ मॉड v dt। दोनों फॉर्मूले में फर्क है ऊपर और नीचे। ऊपर फंक्शन सीधे सीधे इंटीग्रेट होगा और नीचे उस फंक्शन का पहले हमको मॉड लेना पड़ेगा डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा मॉड v हमको वैसे मालूम भी है। मॉड v कितना लिखा था हम लोगों ने ऊपर? मॉड v को लिखा था अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। देखना जरा ध्यान से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें से अगर हम dx अपॉन dt इस अंडर रूट से कॉमन लें तो क्या आएगा?
तो dx अपॉन dt अगर अंडर रूट से कॉमन लोगे तो आएगा ये 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालने का एक और फॉर्मूला आ जाएगा। डिस्टेंस को लिखते हैं ना हम लोग मॉड वी डी टी, तो मॉड वी डी टी की वैल्यू डालो तो ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर और बाहर आएगा dx। ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये एक तरह से किसी भी कर्व का अगर हमें लेंथ निकालना है तो हमें ये इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज लेंथ ऑफ कर्व। देखो ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। सर थोड़ा ऊपर वाला पार्ट दिखा दीजिए एक बार, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है सर, डन। ठीक है, बताओ यहाँ तक। यस सर, ठीक है। सर मतलब जब कर्व के रूप में दिया रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि वहां से dy और dx निकल आएगा। हाँ, मैंने उस समय बोला था ना कि डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं किसी भी कर्व की, प्रोवाइडेड कि हम ये इंटीग्रेशन कर ले जाएं। अब वो इंटीग्रेशन अगर फंक्शन इंटीग्रेशन वाला बनेगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस इतना ही है। मैथ्स फंसेगी तो फंसेगी, बट कॉन्सेप्ट तो यही है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, एक यस दो सर, क्वेश्चन ठीक। आएंगे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। मतलब क्वेश्चन तो बहुत है, काइनेमेटिक्स अपने आप में बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, बट आईआईटी में यस आया नहीं। आईआईटी में केवल प्रोजेक्टाइल मोशन आया है, जो भी आया है एक आध बार। सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दीजिए सर, ऊपर का एक बार। तो सर मेंस में क्या आता है सर इसका काइनेमेटिक्स का? अरे सिंपल ही आते हैं, फिजिक्स तो सिंपल ही है। फिजिक्स टफ है क्या? सर सिंपल नहीं कह सकते। नहीं, फिजिक्स सर फिजिक्स सिंपल है, प्रॉब्लम केमिस्ट्री में। भाई जिस सब्जेक्ट में तुमको सारी चीजें दिख रही हैं, सब कॉमन सेंस है, तो आसानी है ना। और इंजीनियर बनने वाले को फिजिक्स को तो डिफिकल्ट बोलो ही नहीं। यस सर। फिजिक्स डिफिकल्ट लग रही तो फिर गलत स्ट्रीम पकड़ लिए फिर तुम। ठीक है, अब बाद में नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। नेक्स्ट देखो, इतना एक दो क्वेश्चंस करते हैं। क्या इसमें अ कार इज मूविंग हड्डी के लिए a car is moving at 20 meter per second due east for 4 seconds. A car moves, लिख दो, a car moves at 20 meter per second due east for 4 seconds. Then it takes
a sharp left turn and travels for 60 meter with 15 मीटर पर सेकेंड। तो मैं निकालना है फाइंड ए पार्ट में एवरेज वेलोसिटी एंड बी पार्ट में एवरेज स्पीड। देखो एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, करो ट्राई। देखो इसमें क्या दे रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग, कार इज मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड्स के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, 80 मीटर। और फिर इधर जा रही है कितना डिस्टेंस, शार्प लेफ्ट लेने के बाद बी टू सी जा रही है 60 मीटर्स। ठीक है, तो उसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये वाला वेक्टर होगा, एस वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोग बोल सकते सर हैं स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है। ए से बी गया फिर बी से सी गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 मीटर हो गया। और ये वाला एंगल क्या 37 डिग्री होगा। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये आ जाएगा 100/8। तो ये कितना आता है, ये आता है 12.5 मीटर पर सेकेंड। और आंसर को लिखेंगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है ना। यस सर। एवरेज स्पीड अगर लिखेंगे तो एवरेज स्पीड का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अगर तुम देखो तो 140 हो जाएगा। तो ये कितना आता है 140/8। ये आएगा सर 17.5। 17.5 करेक्ट। तो उसमें कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिंपल। ठीक है, सर मेंस में आते हैं तो इसी तरह के आते हैं। अरे इस तरह के नहीं आते हैं, तो ऐसे ही 0 लेवल का क्वेश्चन है। वही तो कह रहे थे। A car travels from A to B with constant speed v1 and then it returns back following same path with speed v2। तो हमें निकालना है फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी।
सर 2v1 v2 upon v1 plus v2. करेक्ट। जाते समय फ्रॉम ए टू बी इसका स्पीड था v1 और ऑन रिटर्न जर्नी फ्रॉम बी टू ए इसका स्पीड है v2। सर स्पीड फ्रीज हो गया। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं जाते समय उसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया, आते समय भी s डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये बताओ कि जाने का टाइम कितना होगा। तो जाने का टाइम रहा होगा s अपॉन v1। आने का टाइम कितना रहा होगा, आने का टाइम रहा होगा s अपॉन v2। तो अब ऐसे बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की 2s और टोटल टाइम कितना लगा उसको, तो टाइम उसको लगा s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। तो इन दोनों से तुम निकाल सकते हो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना, तो ये आएगा निकल के 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखो ध्यान से, कर लिया था सभी लोगों ने या नहीं कर पाए थे? कर लिया सर। कर लिया था। सर इसमें एवरेज वेलोसिटी 0। एवरेज वेलोसिटी अगर इसमें पूछा होता तो 0 हो जाती है ना। ठीक है, नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये है क्वेश्चन जैसे जेई मेन में जो तुम कह रहे हो आता है। देखो निकालो। सर ट्रेवर्स्ड ट्रेवल्ड होगा यार। नहीं सही लिखा हुआ है, वो सब सही है। ट्रैवर्स्ड होता है, अच्छा ट्रैवल्ड भी होता है, ट्रैवर्स तो दोनों में डिफरेंस है कोई? नहीं। मतलब वैसे हम लोगों के लिए, हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही बात है। नॉर्मली ये है ना कि जैसे मतलब ये इंग्लिश की बात हो गई, मतलब फिजिक्स का कोई इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। ट्रैवलिंग वर्ड जो है वो मतलब हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करेंगे ना। तो पार्टिकल तो केवल मूव कर रहा है एक तरह से, बस उतना ही फर्क है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि पहले क्या करो कि कंप्लीट जर्नी डिवाइड कर लो। मान लेते हैं ए से लेके बी तक है और ये डिस्टेंस इसका एस दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि फर्स्ट हाफ उसने कवर किया है किससे, v1 स्पीड से, और फिर जो बचा हुआ है उसमें भी उसने 2 हाफ कर दिए हैं। क्यों, तो वो 2 हाफ हो गए किससे किससे, v2 और v3 से। बोलो, तो ये पॉइंट हो गया लेट से सी, ये पॉइंट हो गया डी। अब ध्यान से देखना, ए से सी का टाइम या टोटल टाइम बताओ डायरेक्टली। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा s अपॉन 2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस s अपॉन 4 डिवाइडेड बाई v2 एंड प्लस s अपॉन 4 डिवाइडेड बाई v3। देखो, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस तो हमको s पता ही है, तो इन दोनों से एवरेज स्पीड की वैल्यू हो जाएगी s डिवाइडेड बाई, देख लो ये होगी s अपॉन 2v1 प्लस s अपॉन 4v2। अच्छा v0 है तो गड़बड़ हो गया। v1 v0 है ना, तो ये वाला v0 है, ये v1 है, ये v2 है। ये v0 है, ये v1 है, ये v2 है। ये v0 है, ये v1 है और ये
v2 है। तो देख लो इससे जो भी आंसर आएगा निकल के, ठीक है। नेक्स्ट देखना फिर, इसी तरह का एक और अच्छा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल कवर्स half of its journey with constant speed v1 and remaining half it covers in 2 equal time intervals with v2 and v3। तो मैं निकालना है फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी। इसके ऊपर वाला कर लिया था सभी ने, 1.3 जो दिया था भाई, 1.3 हो गया था सभी लोगों से? यस सर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट देखो। देखो ध्यान से सर, हाँ, 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस 2v1। और v3 आ ही नहीं रहा तुम्हारे आंसर में तो। अरे सर वो, अच्छा ये सर हमने टाइम इक्वल करने के लिए दूसरा सर 2v3 प्लस v2 इंटू v1 v2 अपॉन v2 इंटू v3 v2 v3 प्लस v2 प्लस v1 v2 v2 माइनस v3 इंटू v1। अरे बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है आंसर। देख लो आंसर, ऐसे मुझे याद तो नहीं है, थोड़ा सा तो बड़ा है आंसर। देखो ए से बी तक का डिस्टेंस हम लोगों ने सबसे पहले एज्यूम कर लिया s, ठीक है। अब उसमें से कह रहा है कि जो आधा है, ठीक है, आधा यानी कि कितना, s/2। तो ये s/2 कवर हो रहा है v1 स्पीड से। अब जो बचा हुआ c से लेके b तक का आधा है, ये आधा जो कवर हो रहा है वो v2 और v3 से कवर हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, 2 इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब ये कि ये जो बचा हुआ आधा डिस्टेंस है ये इक्वल टाइम में कवर हो रहा है, t टाइम। पहले t टाइम के लिए उसकी स्पीड v2 है और दूसरे t टाइम के लिए उसकी स्पीड v3 है। पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं? क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो मैंने जो डायग्राम बनाया है वो क्लियर है या नहीं? बोलिए। यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, C से लेके B तक का डिस्टेंस देखना। तो C से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है, s/2। और ये s/2 डिस्टेंस हम लोग क्या v2t प्लस v3t के इक्वल लिख सकते हैं?
तो अगर हमें t की वैल्यू निकालनी हो तो t की वैल्यू हो जाएगी s/2 v2 प्लस v3। ठीक है, हमें चाहिए टोटल टाइम, ध्यान से देखना। तो टोटल टाइम का मतलब है टाइम a से c, टाइम a से c प्लस टाइम c से b। अब देखो a से c का टाइम होगा s/2/v1 और c से b तक का टाइम है 2t, तो ये आएगा s/2v1 और प्लस 2t। तो 2t कितना आएगा, 2t की वैल्यू आएगी s/v2 प्लस v3। तो यहाँ से अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड का मतलब है s/t टोटल, तो ये हो जाएगा s/2v1 प्लस s/v2 प्लस v3। तो ये आंसर आएगा 2v1 v2 प्लस v3 अपॉन 2v1 प्लस v2 प्लस v3, ये आएगा आंसर। बोलिए। ये सर डन है सर, थोड़ा सा ऊपर की स्लाइड दिखा दीजिए सर, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, और ऊपर की वैसे ठीक है। क्लियर है। तो अभी वैसे ज्यादा चीजें तो नहीं हुई हैं, सिर्फ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो अभी तो इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में।